जी सर सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी हर्षिता जी, सर। आप अपना इंट्रोडक्शन दें। जी सर। सर मेरा नाम हर्षिता पाटीदार है। मैं उज्जैन जिले के बड़नेगर तहसील के एक छोटे से गांव खरसोत कला से हूँ। मैंने अपने स्नातक में बीकॉम एसडीपीएस वुमेन्स कॉलेज इंदौर डीएवी से पूर्ण किया है। इसके पश्चात मैंने अपना एमकॉम इग्नू यूनिवर्सिटी से पूर्ण किया है। इसके बाद मैंने कॉमर्स में 2 बार नेट उत्तीर्ण की है। और मेरी हॉबी अलग अलग एजुकेशनल टूल्स को एक्सप्लोर करना पसंद है। और मेरा उद्देश्य है कि मैं लगभग 2000 बच्चों को पढ़ाकर और उन्हें रोजगारोन्मुखी बना सकूं। और मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाना शुरू कर दिया है। वेरी गुड गुड। तो आप अब असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? जी सर। सर असिस्टेंट प्रोफेसर मैं इसलिए बनना चाहती हूँ सर, हमारे समाज और देश में ये प्रतिष्ठित पद है। और अपनी आजीविका को भी सुनिश्चित करने के लिए इस पद को मैं पाना चाहती हूँ। साथ में ही सर मेरा ऐसा मानना है कि हम वो पीढ़ी हैं जो अपनी संस्कृति, अपने नैतिक, अपने मूल्य को हम आने वाली पीढ़ी को सर दे सकते हैं। पढ़ाने के साथ साथ सर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज को भी सर बच्चों को बताएं। वेरी गुड। अब सर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जी सर। सर। सर ये एक्सेशन में कास्केडिंग इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट इन टैक्सेशन? डू यू नो? जी सर। सर कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम टैक्स, जो टैक्स है बेसिकली वो डबल बार यहाँ पे लग जाता है, जैसे कि एक है ना, तो उसको हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जो जीएसटी का प्रावधान जैसे आया है, तो उसमें कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया है कि एक ही बार टैक्स लगेगा, डबल काउंटिंग नहीं होगी उसकी। क्या क्या डिवाइस लगाई गई है जीएसटी में जिससे ये कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाए? किस तरीके से खत्म किया गया कास्केडिंग इफेक्ट? हाँ। सर सर आपकी आवाज थोड़ी सी प्रॉपर मुझे नहीं सुनाई दे रही है। कास्केडिंग इफेक्ट को कैसे जीएसटी में न्यूट्रलाइज किया है? कैसे उसको मिटिगेट किया है? क्या जी डिवाइस? सर। सर हमने जो टैक्स है वो सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगाया है। सप्लाई पे लगाने से जो बेसिकली जो हमारे गुड्स है वो कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा इससे। और क्योंकि पहले क्या होता था कि बायर को भी देना पड़ता था, सप्लायर भी, तो इससे डबल डबल काउंटिंग हो रहा था टैक्स का। लेकिन अब सिर्फ सप्लायर पे ही लगेगा, तो इससे जो कास्केडिंग इफेक्ट रहेगा वो खत्म हो जाएगा। और जो इसमें से 2 प्रावधान हो रहे हैं, जैसे कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का। तो जैसे ही जो बंदा मतलब पर्सन जो उसको परफेक्ट रहेगा, उनको सिर्फ उन्होंने जितना टैक्स दिया है वही इसमें लगेगा, बाकी जो इनका खत्म हो जाएगा यहाँ पे। आईएफआरएस के बारे में आप क्या जानते हैं? जी सर। सर आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ये सर जो भी हमारे गाइडलाइंस वगैरह होते हैं, रूल्स प्रोसीजर्स वगैरह होती है अकाउंटिंग को करने के लिए, तो इसमें इंटरनेशनल हम एक ग्लोबलाइजेशन में भी जैसे हम अगर अकाउंटिंग करते हैं तो उससे भी हम इसको मैच कर सकते हैं। जैसे हमारी जो अकाउंटिंग है, तो हम उसके बेसिस पे आईएफआरएस के जो रूल्स है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं। और ये बेसिकली प्रिंसिपल बेस्ड होती है। क्यों जरूरी है ये? जी सर। क्यों जरूरी है इनकी? सर जी सर। सर जरूरी इसलिए मानी गई है इसको, क्योंकि अगर हम जैसे आज के समय में ग्लोबलाइजेशन का दौर बन गया है, हम भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी दूसरी कंट्रीज इंपोर्ट कर रही है। तो इस बेस पर हमें जरूरी है कि वहाँ की अकाउंटिंग सिस्टम और हमारी अकाउंटिंग सिस्टम या पूरे वर्ल्ड की अकाउंटिंग सिस्टम एक जैसी होनी चाहिए, जिससे हम आसानी से कंपेरिजन कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके लिए जरूरी है। जरूरी इंड एएस जी सर। इनपुट, ये कैसे फॉर्मुलेट कैसे होते हैं? क्या प्रोसीजर क्या है? कैसे बनाई जाती सर इंड एएस पूछा है ना। है? जी जी। हाँ। सर इंड एएस जो है वो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और इसको फॉर्म करने के लिए हमने आईएफआरएस के बेस्ड पर ही उसको हमने यहाँ पे बनाया है कि हम जो है हमारे इंडिया के सिस्टम्स रहेंगे, इसमें हमारे इंडिया के जो अकाउंटिंग प्रोसेस हम यहाँ पे लेकर चलेंगे, रूल्स वगैरह। बट हमने मैच जो है वो हमने जो ग्लोबल जो लेवल पर आईएफआरएस चल रहा है उससे हमने इसको बनाए हैं। और इसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटीज रखी है कि कोई सिस्टम हमें जोड़ना है तो हम एड क्रेविंग इन भी कर सकते हैं। और अगर हमें कोई बाहर मतलब नहीं रखना है तो उसको क्रेव आउट भी कर सकते हैं। फॉर्मुलेट कौन करता है? कौन सी बॉडी है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है? क्या है? कौन सर उस
एएसपी के अंदर से काम करता है और आईसीआईएस को करता है। इनकम टैक्स में अभी आपने देखा होगा डबल जी सर। टैक्स, दो टैक्स रिजीम है। जी सर। तो न्यू टैक्स रिजीम में जी सर। करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए स्लैब आपको मालूम है क्या है? अ, सर आपकी वॉइस डिस्टर्ब हो गई थी, आप कृपया क्वेश्चन दोहरा सकते हैं? इनकम टैक्स स्लैब क्या है न्यू टैक्स रिजीम में जी सर। और सर फाइनेंशियल 25-26 के लिए असेसमेंट ईयर 26-27। अभी जो इनकम टैक्स है सर हमारा 4 लाख तक का 0% छूट है। फिर से 4 लाख से जो 8 लाख पे उस पर हमारा 5% का टैक्स लगाएगा, न्यू डिजाइन मतलब जो नया हमारा 25-26 है। फिर 8 से 12 आ जाएगा जिसमें 10%। 12 से फिर 16 है जिसमें हम 15% का लगाएंगे। 16 से 20 में हम 20% लगाएंगे। और 20 से सर 24 लाख तक का प्रावधान है जिसमें हम हमारा जो है 25% तक का टैक्स लगेगा इसमें सर। और इसी के साथ ही इसमें जो रिबेट मिली हुई हमें 12 लाख की है, और अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए तो वो 75,000 का है इस साल का। वेरी जी सर। गुड। सर ठीक है हंसदा जी, आपने अकाउंट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और अब मैं कुछ आपसे इकोनॉमिक्स के बारे में पूछूंगा। जी तो सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है? जी सर। सर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास अनलिमिटेड वॉन्ट्स है उसको किस तरीके से हमारे पास जो स्केर्स रिसोर्सेस है उसमें हम फुलफिल कर सकते हैं, इसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स के जो मेन 4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से अपन उसको पूरा डिफाइन करेंगे वो बताएं आप मुझे थोड़ा सा। जी सर। सर इसके हाउ टू प्रोड्यूस यही पूछ रहे हैं ना सर आप फैक्टर्स में? नो नो नो, जस्ट आई एम आस्किंग अबाउट कि अब हाउ कैन यू डिफाइन द इकोनॉमिक्स। क्योंकि अभी आपने जो इकोनॉमिक्स बोला वो उसका आधा पार्ट था। इट इज नॉट अ फुल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जी एक सर। और। सर इसमें हम जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। नहीं 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 नहीं, वो तो एलिमेंट है इकोनॉमिक्स के। माफ कीजिए है सर वो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ फिर से एक बार कि इकोनॉमिक्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, फिर से एक बार डिफाइन करके दिखाइए। क्योंकि जो जी सर। आपने पहले मुझे बताया ना वो इकोनॉमिक्स का क्लियरिटी डिफाइन नहीं था, वो एक छोटा सा टुकड़ा था उसका बस। है ना, आप मुझे पूरे से डिफाइन करके दिखाएं। जी सर। सर मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। हाँ सर बिल्कुल। इकोनॉमिक्स जो है, जी सर, हम किस तरीके से हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको हम जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज है उसमें फुलफिल करना, जिससे हम प्रोडक्शन, परचेस और एक्सचेंज अच्छी तरीके से इकोनॉमी के अंदर कर सके। हाँ आप थोड़ा सा उस पर एकदम आया, ठीक है, बहुत जी सही। अच्छा मुझे बताएं कि है ना, डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में क्या फर्क है? जो है सर, हम सबसे पहले डिमांड की बात करते हैं। डिमांड के अंदर से हम सारे फैक्टर्स को देखते हैं। और जब हम लो ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो जो प्राइस नहीं सिर्फ इसमें वेरिएबल रहता है, अदर फैक्टर्स हमारे पास जो रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। और साथ ही सर अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड जो रहता है यहाँ पे क्वालिटेटिव बेस पर रहेगा, और जो लो ऑफ डिमांड है वो क्वांटिटेटिव बेस पर रहता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड वो आपने तो ठीक है, अब मानते हैं कि अदर फैक्टर सारे कांस्टेंट रहते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड वो सर लो, जी सर, सर लो ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि हमारे पास बेसिकली वेरिएबल रहता है और बाकी जो अदर फैक्टर्स हमारे पास रहते हैं, अदर फैक्टर रिमेनिंग द कांस्टेंट। नहीं। हंसता जी, ये आपका थोड़ा सा आंसर गलत हो गया। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे प्राइस किसी चीज की बढ़ती है ना तो उसकी डिमांड गिरने लगती है, और जैसे जैसे प्राइस गिरती है ना तो डिमांड करने लगती है, बढ़ती है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। है ना, अदर फैक्टर तो कांस्टेंट रहेंगे मानते हैं, लेकिन है ना ये जो इनवर्स वेरिएबल होता है ना इसको अपन कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सर ये सर मुझे पता था, पर मैं आंसर को थोड़ा उस तरीके से एक ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करने के बेटर में सर ये माफ कीजिएगा सर। कोई बात नहीं, अपन अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे ये अपनी कोशिश रहती है, लेकिन अच्छे से रिप्रेजेंट करने के चक्कर में हमें ना उसका जो मेन बात है ना, कंटेंट वही जी गायब सर। कर, तो वो नहीं होगा। पहले हमको मेन कंटेंट तो बोलना ही पहले पड़ेगा। आपको ये बोलना चाहिए
हायर द प्राइस लोअर डिमांड, बिल्कुल लोअर प्राइस हायर डिमांड। बिल्कुल सही बात है ना। उसके बाद आप देखिए कि सब्जेक्ट टू अदर फैक्टर्स भी सेम। ठीक है ना, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, बट व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज, व्हेन द प्राइस ऑफ इंक्रीज ऑफ एनी कमोडिटी, है ना, द डिमांड ऑफ द प्राइस सर की। स्टक हो गया है सर। सर अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज आपको आ रही है? जी सर, सही हो गया, जी सर सही हो गया है। ओके ओके ओके, तो व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी विल बी इंक्रीज, है ना, द डिमांड ऑफ विल बी डिक्रीज। ठीक है सर। अच्छा चलिए बताइए, डिमांड हो गया और अब अपना लॉ ऑफ डिमांड भी हो गया, थोड़ा सा इसमें और अपन कुछ मसाला ऐड करते हैं। जैसे जी कि सर। मैं ये बताओ मेरे को, आपके फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जी सर। सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर उसके प्राइस के चेंज होने से, हाँ बिल्कुल, बोलते हैं सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सही। परफेक्ट इलास्टिसिटी क्या होती है? जी सर। परफेक्ट इलास्टिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट इलास्टिसिटी? परफेक्ट इलास्टिसिटी, जी सर। परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर मेरे प्राइस में मैं थोड़ा भी चेंजेस करती हूँ तो उसकी वजह से मेरी डिमांड या तो पूरी जीरो पे चली जाती है या फिर इन्फिनिटी हो जाती है, जिसमें सर हम हॉरिजॉन्टल कर्व बनाते हैं। हमारा जो कर्व बनेगा वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस रहेगा। ओके ओके ओके, राइट। अच्छा, कुछ नेशनल इनकम के बारे में बताएंगे आप? जी हाउ कैन यू डिटरमाइन द नेशनल इनकम? जी सर। सर नेशनल इनकम डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास से तीन मेथड्स होती हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। हम सर इन तीनों में से किसी भी मेथड पे जा सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड नहीं, वैल्यू एडेड मेथड, रॉन्ग हो गया ये। तीन मेथड में पहले इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। सर वैल्यूएटेड, सर माफ कीजिएगा लेकिन सर मैंने जो पढ़ा है सर उसमें वैल्यूएटेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। लेकिन उसका प्रॉपर नाम पहले वैल्यू एडेड है ना, उसके बाद जी प्रोडक्ट से इसको शो नहीं करेंगे। आपने कभी भी डेफिनेशन देखना, पहले वैल्यू एडेड लिखा, उसके नीचे फिर अंदर जाके उसको डिफाइन किया है ना। थैंक यू सर। जी सर। हैव टू टेल टू अदर, है ना, अपन क्या बताएंगे उसको, वैल्यू एडेड। अच्छा ठीक है। मुझे बताइए कि इनकम मेथड के अंदर अपन है ना, हाउ कैन वी डिटरमाइन, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? जी सर। सर इनकम मेथड के अंदर पहले सर हमें जो देखना पड़ेगा वो ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विस, सॉरी सर, जो हम इनकम जो अलग अलग सेक्टर से जो इनकम हमें वो कितनी हो रही है इसको हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। और क्या हो रहा है स्टक? इनकम को कैसे और डिफाइन करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे, सीधे नेशनल इनकम निकलेगी या जीडीपी निकलेगी? नहीं सर, पहले सर नेशनल इनकम नहीं निकलेगी, पहले सर हमें इसमें जीडीपी निकालना पड़ेगा। अच्छा, और सर, और जीडीपी काय पे निकलेगी, एमपी पे, एफसी पे? सर एमपी पर एमपी पे। एमपी का फॉर्म, मार्केट प्राइस। इससे क्या मतलब है? सर मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि इसमें सर इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, सॉरी सर, हाँ मार्केट प्राइस मतलब होता है सर टैक्स इसमें इंक्लूड रहता है। गुड, चल। Hi Harshita, how are you? मैम स्टॉक हो गया था मैम। Okay, how are you Harshita? जी मैम। आप कैसे हैं? जी मैम मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सो अपन आज अभी मैं बिजनेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। आर यू रेडी? यस मैम, यस मैम। सो टेल मी अबाउट व्हाट इज बिजनेस अकॉर्डिंग टू यू? यस मैम। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और रेगुलर बेसिस पे किया जाता है विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ओके, सो बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है? जी मैम। मैम बिजनेस में हमारा मेन मोटो, दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, बट बिजनेस में हमारा जो मेन मोटो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग का होता है। और हम यहाँ पे प्रोफेशन के अंदर एक हमारे पास क्वालिफाइड डिग्री चाहिए रहती है और हम उसमें सर्विस देते हैं और सर्विस के बदले में हम फीस लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में क्या जानते हो? मैम आप फिर से दोहरा सकते हैं प्रश्न को? व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप? ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप। जी मैम। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जो बिजनेस है उसको मैनेज, कंट्रोल और ओन एक। इज आई ऑडिबल? यस यस मैम, नाउ नाउ ऑडिबल। रिपीट करिए प्लीज।
सोल प्रोप्राइटरशिप को रिपीट करना है जी मैम। जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है, ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें मैनेज, कंट्रोल और ओन एक सिंगल इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जाता है, और ओवरऑल जो डिसीजन है वो भी वही लेते हैं। ओके, सो आप मुझे लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बताइए। जी मैम। मैम लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ पर जो हमें चाहिए, सबसे पहले आप इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि आप अपने जो जो आपका ग्रुप है आप उसको इन्फ्लुएंस कर सके। साथ में ही हम यहाँ पे एक लीडर के बेस में, लीडर जो होता है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए पेशेंस की। इसके साथ ही उस जो अपना वो चाहिए, इसी के साथ में ही एक पावर होना चाहिए, इन्फ्लुएंस का पावर जो मेनली चाहिए रहता है। और इसी के साथ एक ग्रुप डिस्कशंस भी उनको कराना है, और ओवरऑल एक उन्होंने ग्रुप को भी इन्वॉल्व करना है, सिर्फ उनको ही लीड नहीं करना है। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी वो होगी जिसमें वो अपने ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व करके चलेंगे। ओके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में क्या बता सकते हैं आप? जी मैम। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मैम, जिस हमारे पास अलग अलग चूज करना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे, हमारे पास अल्टरनेटिव्स होंगे। पहला प्रोसेस आएगा अल्टरनेटिव्स के बाद, सेकंड हम यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास जो भी अल्टरनेटिव है उसमें हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, तो उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन जो है वो ये होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। मार्केटिंग के बारे में क्या जानता है बेटा? जी मैम। मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हमारे गुड्स और सर्विसेज को हम बाय और सेल करते हैं। साथ में ही हम जो वैल्यू विद अदर्स भी रखते हैं, जिससे कि हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्केटिंग रिसर्च, बेसिक मार- डिफरेंस। जी मैम। मैम मार्केटिंग रिसर्च का मतलब होता है हम प्रोडक्ट बनाने से पहले ही उसके ओवरऑल हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं कि जो प्रोडक्ट आपका किस टाइप को आपको प्रोजेक्ट बनाना है, क्या डिसीजंस मतलब जो डिजाइन वगैरह प्रोडक्ट की कैसी रहेगी। इसी के साथ कि अगर वो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आते हो तो वो सही रहता है कि नहीं रहता है, इसकी पूरी हम ओवरऑल एक रिसर्च करते हैं जो प्लानिंग के पहले की जाती है। जी हर्षिता जी, जी सर। बहुत शानदार, अच्छा किया, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। कब है आपका? हो गया है सर। आप मुझे एक प्रश्न प्रश्न है सर, मेरा इंटरव्यू हो गया क्या सर? जी 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 जी, हाँ जी जी। सर। जी सर, मेरा एक प्रश्न है। जैसे सर मैंने एक बुक लिखी है, मेरा बुक का नाम है विद्यार्थी जीवन और प्रबंधन। तो सर मैं उस बुक के बारे में डायरेक्टली डेफ में लिखूं, या फिर मतलब मुझे इंटरव्यू के दौरान ही उस चीज का जिक्र करना चाहिए? आप डेप में लिखिएगा। तो सर डायरेक्ट हम बुक के नाम से लिखे या उसको मतलब और किसी तरीके से लिखे, क्योंकि वो प्रकाशित नहीं करी है, मैंने ऑनलाइन के लिए लिखी है बस पीडीएफ के फॉर्म में। और आप मैंने जी सर। आप चाहते हैं कि उसको डिस्कशन हो, तो फिर आप जी डेप में लिखिएगा, उसको मेंशन करें कि ये बुक मैंने लिखी है और ये की ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इस तरीके से आप उसको मेंशन कर सकते हैं। जी सर। जी सर। कब है आपका? सर 22 को है मेरा सर इंटरव्यू। 22 को है, चलिए मतलब जी। परसों है आपका, है ना? जी सर। बहुत शानदार तैयारी है आपकी, और स्टार्टिंग से ही मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा आपने की कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस लेवल लेवल आपका काफी बहुत अच्छा है, हाँ। वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है, और यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब सारा कुछ बढ़िया शानदार। और मैं जी सर। उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा जाएगा कल, मतलब परसों। और जी सर। सब्जेक्ट में आपकी बहुत जबरदस्त कमांड है। और इसमें मैंने एक आपको पीडीएफ भी सेंड किया था, वो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना? जी वो मैंने कर लिया है जी सर। दिया उसको, हाँ, तो बस बस वो सर। आपका थोड़ा सा यही है, इंडियन जो नॉलेज सिस्टम में आपका कॉमर्स का क्या यूज है ना, वो मैंने पीडीएफ सेंड किया था, उसको आप पढ़ लीजिएगा। सर मैंने जो हम काम करते जाओ फल की चिंता मत करो, तो उसका श्लोक याद कर लिया है। तो सर अगर वो वाणिज्य के साथ रिलेट करते हैं तो हम इसको जोड़ सकते हैं ना? हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हाँ, बहुत वो तो शानदार। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल बिल्कुल है, बिल्कुल। हर जगह एप्लीकेबल। हर जगह एप्लीकेबल है, एवरीवेयर। अच्छा, जी ये हर्षिता जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा समीक्षा इंस्टीट्यूट के साथ में? सर, मैंने काफी कुछ सर सीखा। मतलब मैंने पहला जो मूव था मेरी लाइफ का इंटरव्यू पहला था वो, उस दिन तो सर मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे क्या बनता है। पर सर जब जब आखिरी मौका आज आया तो काफी कुछ सीखा है मैंने। और मैंने सर मेरे फ्रेंड्स को भी मतलब सबको बोला है कि तुम समीक्षा भी दो, एक मैं मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी मैथ्स वगैरह करने, मतलब तुम्हारा मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे को तो सर काफी फायदा मिला है। चलिए, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत अच्छा जाएगा। और आज की यदि मार्किंग करना चाहे ना, तो जी सर।
आपको मेरे यानी कि उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आप जी सर। 80 प्लस में आप जा रहे हैं। कितना? 80 प्लस। 50 या 60 सर? 80। 80। 80 प्लस, ओके ओके। सर मेरे रिटर्न में सर 137 है और 8 मेरे क्वेश्चंस डाउट में है। मतलब आप श्योर सिलेक्शन सर बस। 8 मेरे डाउट में है सर, और 137 जो क्वेश्चन है वो मेरे मैं सही हूँ उसमें कि वो मेरे सही नहीं है, और सर मेरा ओबीसी है। हाँ हाँ, आप सिलेक्ट हो रहे हैं बिल्कुल, और सिलेक्ट होकर के आप ग्वालियर जरूर आएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए मैं वेट करूंगा आपके रिजल्ट का। चलिए, जी सर। ऑल द बेस्ट। ओके। ऑल द बेस्ट। ओके सर, बाय सर, थैंक यू।